नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद के बहुत ही मशहूर उपन्यास गबन पर गहराई से बात करेंगे। ये 1931 में आया था। हमारे पास इसके विश्लेषण से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत भी हैं। गबन मतलब सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल। ये कहानी का एक तरह से केंद्र है, पर यह सिर्फ एक आर्थिक अपराध की कहानी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी असल में उस सामाजिक ताने-बाने को देखती है जहां ये दिखावा, झूठी शान, इसका दबाव एक आम इंसान को कैसे गलत रास्ते पर धकेल देता है। प्रेमचंद किरदारों के जरिए समाज की इसी खोखली नैतिकता पर आप कह सकते हैं सवाल उठाते हैं। हाँ, और ये सब शुरू कहाँ से होता है? गहनों के प्रति आकर्षण से। खासकर वो एक हार, चंद्रहार। तो चलिए रमानाथ और जालपा की इस कहानी में थोड़ा और उतरते हैं। कहानी का जो नायक है रमानाथ, एक मामूली सा क्लर्क है, लेकिन उसकी ख्वाहिशें उसकी आमदनी से कहीं ज्यादा हैं। अपनी पत्नी जालपा को खुश रखना चाहता है, समाज में थोड़ा रुतबा दिखाना चाहता है। और जालपा की वो चंद्रहार पाने की इच्छा, वो जैसे इस दिखावे की आग में घी का काम करती है। पर यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि जालपा की इच्छा सिर्फ उसकी अपनी नहीं थी। वो उस दौर के समाज का आईना है, जहां औरतों का मान, उनकी कीमत उनके गहनों से तय होती थी। तो रमानाथ पर ये उम्मीदें पूरी करने का एक जबरदस्त दबाव था। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी उठता है, क्या ये सिर्फ सामाजिक दबाव था या रमानाथ के अपने किरदार में भी कोई कमजोरी थी जिसने उसे इस तरफ धकेला? क्योंकि आखिर में अपनी शान और जालपा की इच्छा पूरी करने के लिए वो सरकारी खजाने से पैसे निकाल लेता है, गबन कर लेता है। ये बहुत अहम सवाल है। हाँ, निश्चित रूप से बाहरी दबाव तो था ही, लेकिन रमानाथ की अपनी महत्वाकांक्षा भी थी, और शायद कह सकते हैं नैतिक साहस की कमी भी। इसी वजह से वो इस तरफ गया। और एक बार जब गलती हो जाती है ना, हाँ। तो उसे छुपाने का डर आपको और फंसाता चला जाता है। वो पकड़े जाने के डर से फिर कलकत्ता भाग जाता है। और कलकत्ता जाकर उसकी मुश्किलें कुछ कम नहीं होती, बल्कि शायद और बढ़ जाती है ना। हाँ, बिल्कुल। वहां वो एक झूठी गवाही के जाल में फंस जाता है। ये देखना कितना दुखद है कि कैसे एक झूठ फिर 100 झूठ बुलवाता है और इंसान नैतिक तौर पर बस गिरता ही चला जाता है। हाँ, उसका भागना उसे एक तरह के दलदल में धकेल देता है। प्रेमचंद यहाँ यही दिखाते हैं कि कैसे हालात का दबाव और एक शुरुआती भटकाव इंसान को और गहरे अपराधों की तरफ ले जा सकता है। लेकिन कहानी का सबसे मजबूत मोड़ तो अब आता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही कहा। जालपा का बदलना मुझे भी ये कहानी का सबसे मार्मिक और शक्तिशाली हिस्सा लगता है। जब उसे रमानाथ की सच्चाई पता चलती है तो वो गहनों की सारी चमक सब फीकी पड़ जाती है उसके लिए। वो अपने सारे गहने बेच देती है और निकल पड़ती है अपने पति को खोजने, उसे बचाने के लिए। ये वाकई एक जबरदस्त, एक कमाल का परिवर्तन है। जालपा का किरदार यहाँ बहुत मजबूती से उभरता है। वो सिर्फ रमानाथ को बचाने नहीं निकली है, बल्कि वो उन सामाजिक ताकतों से भी लड़ रही है एक तरह से, जिन्होंने उन्हें इस हाल में पहुंचाया। और दिलचस्प बात यह है कि इस सफर में जोहरा जैसी एक बिल्कुल अप्रत्याशित किरदार उसकी मदद करती है। ये कहानी को और पढ़ते देती हैं। हाँ, जोहरा का किरदार कहानी में एक अलग ही रंग भरता है। बिल्कुल। खैर, अंत में क्या होता है? रमानाथ सच्चाई का सामना करता है, अपनी गलती मानता है और आत्मसमर्पण कर देता है। जी, प्रेमचंद इस उपन्यास के जरिए ना मध्यवर्गीय समाज के जो दोहरे मापदंड है, ये दिखावे की प्रवृत्ति, कर्ज लेकर शान बघाड़ने की आदत, और इन सब के पीछे जो नैतिक खोखलापन छिपा है, उसकी बहुत तीखी आलोचना करते हैं। वो बड़ी खूबसूरती से दिखाते हैं कि कैसे सम्मान बचाने की कोशिश ही अक्सर सम्मान खोने का कारण बन जाती है। वो बाहरी चमक दमक के पीछे की सच्चाई कुछ और ही होती है। तो कुल मिलाकर देखें तो गबन सिर्फ एक क्लर्क के पैसे चुराने की कहानी नहीं है। ये सामाजिक दबाव, व्यक्तिगत कमजोरी, फिर पछतावा और आत्मसुधार की एक बहुत जटिल कहानी है। ये उस संस्कृति पर एक तीखा व्यंग्य है जहां बाहरी दिखावा असलियत से ज्यादा मायने रखता है। और ये हमें आज के संदर्भ में भी सोचने पर मजबूर करता है ना? आज का जो उपभोक्तावादी समाज है, जहां ब्रांड्स, स्टेटस, सोशल मीडिया पर दिखावा शायद पहले से कहीं ज्यादा है, तो क्या आज भी लोग इसी तरह के नैतिक समझौतों की ओर नहीं धकेले जा रहे हैं? ये सवाल प्रेमचंद ने लगभग एक सदी पहले उठाया था, और आज भी उतना ही, शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक है। इस पर सोचना जरूरी है।